नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स है, एक तो लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती है वो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑलवेज टैक्सेबल होती है। एसओपी के बारे में, एसओपी अगर रेसिडेंस के लिए यूज़ हो रहा है तो कम से कम 2 एसओपी तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा। पहले तो ये ऐसे था कि अगर 2 एसओपी आपके पास है तो एक जो असेसी के लिए बेनिफिशियल होगा, मतलब एक एसओपी रहेगी और दूसरा जो है वो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कंसिडर होगा। लेकिन अभी इनकम टैक्स में यहाँ पे ये जो है वो सेक्शन जो है वो अमेंडेड हो गया है। ये जो पार्ट है वो अब 2 एसओपी तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा और आपके पास अगर मोर देन 2 एसओपी रहेंगे तो अप टू 2 एसओपी यू विल गेट द एग्जम्पशन एंड रिमेनिंग एसओपी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कंसिडर होंगे और उसके हिसाब से टैक्सेबल होंगे। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर बिजनेस के लिए यूज़ होता है तो वो आपको इग्नोर करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी पीजीबीपी हेड के अंडर टैक्सेबल होता है, कंसिडर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि बेसिक फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द एचपी क्या है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 के हिसाब से निकालनी होगी। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बाद में बनाया है। देन नेक्स्ट म्यूनसिपल टैक्स आपको लेस करना पड़ेगा। म्यूनसिपल टैक्स के बारे में एक बात ध्यान में रखनी कि वो पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। अगर ड्यू हो गया है लेकिन आपने पे नहीं किया तो नहीं मिलेगा, वो पेड होना चाहिए और ओनर ने पेड किया होना चाहिए। अगर टेनेंट पे करता है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू से इस तरह से म्यूनसिपल टैक्स लेस करने पर आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगी। देन बाद में 24 सेक्शन के अंडर कुछ डिडक्शन है वो अलाउ हो जाएंगे। यहाँ पे 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। ये इसलिए होता है कि जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो या उसके रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के लिए कुछ खर्चा करते हो तो इनकम टैक्स उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करता है। भले ही आप रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए खर्चा करो या ना करो, वो 30% तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है, वो नेट एनुअल वैल्यू पे मिलता है। देन नेक्स्ट डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल। जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, रिपेयर और उसके रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है तो वो भी यहाँ पे आपको उसका डिडक्शन मिलता है। वो मैक्सिमम अमाउंट जो है दैट इज़ 2 लाख और 30,000। अब ये किसको 2 लाख एंड 30,000 एप्लीकेबल है वो हम बाद में जाके बाद में मैंने उस पर ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नाउ इस नेट एनुअल वैल्यू से ये डिडक्शन जो है वो लेस होने के बाद आपको जो मिलेगा वो दैट विल बी इनकम फ्रॉम द एचपी रहेगा आपका। अभी हम देखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट की हो जाती है। दैट इज़ कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 23। फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू आपको दी जाती है तो इस पर से जो हायर है वो कंसीडर आपको करना है। देन यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसका स्टैंडर्ड रेंट के साथ आपको कंपैरिजन करना है और उसमें से जो लोअर फिगर आएगी वो आपको कंसीडर करनी है। उसको हम एक प्यारा सा नाम देंगे, प्यारा सा नाम दिया है, मतलब इनकम टैक्स में एक्सपेक्टेड रेंट, उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। देन आपको एक्चुअल रेंट निकालना है। अब ये एक्चुअल रेंट आप कैसे निकालेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कंसीडर करना है प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि अनरियलाइज रेंट जो है वो हर बार माइनस करेंगे क्या? नहीं। इनकम टैक्स में ये जो रूल 4 के कुछ कंडीशंस है सारे आपको सेटिस्फाई अगर आप करते हो, असेसी सेटिस्फाई करता है तो ही अनरियलाइज रेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब ये एग्जैक्टली क्या है वो अनरियलाइज रेंट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो उस पर हम देख लेंगे। नाउ अभी ये जो एक्सपेक्टेड रेंट हमको मिला है और ये जो एक्चुअल रेंट हमको मिला है उसमें से जो हायर है वो कंसिडर करेंगे वो होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको मैंने शॉर्ट में इस तरह से लिखा है। फेयर वैल्यू म्यूनसिपल वैल्यू, उसमें से हायर अमाउंट कंसीडर करना है और जो भी हायर अमाउंट आपको मिलेगी उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना। इन दोनों में से लोअर लेना और उसको हम नाम देंगे एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि इनकम टैक्स में उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाता है और उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपैरिजन करना और इन दोनों में जो भी हायर अमाउंट है उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे। नाउ अब एग्जैक्टली देखते कि फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू,
जो है एक्चुअल रेंट, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। फेयर रेंट का मतलब क्या है? रेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी वुड फेच, मतलब आप जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो तो उसी लोकेलिटी में बाकी के हाउस प्रॉपर्टी का रेंट क्या चालू है, तो उसको बोलेंगे फेयर रेंट। देन नेक्स्ट, म्यूनसिपल वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ फॉर लेविंग द म्यूनसिपल टैक्सेस ऑन द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर म्यूनसिपल टैक्स लगाने के लिए जो भी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो उसको म्यूनसिपल वैल्यू बोलते हैं। Now the next thing is standard rent. It is fixed by the Rent Control Act, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का कम से कम मैक्सिमम रेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्ट में बताई गई है। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट तब भी जाके लेस होगा जब रूल 4 के कंडीशन सारे सेटिस्फाई होंगे। आई हैव कवर्ड दिस इन लेटर ऑन। नाउ अब हम देखेंगे कि म्यूनसिपल टैक्स के बारे में। म्यूनसिपल टैक्स जो है वो एक्चुअली उसको लोकल टैक्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं एंड म्यूनसिपल टैक्स भी बोलते हैं। देन इट इज़ रिकवर्ड बाय द म्यूनसिपालिटी या ग्राम पंचायत, वो रिकवर्ड करते हैं। डिडक्शन उसका तब भी मिलेगा जब वो पेड होगा, और पेड कौन करेगा? असेसी, यानी कि वो ओनर करना, ओनर जो है वो असेसी अगर ओनर होगा और अगर वो म्यूनसिपल टैक्स पे करता है तभी डिडक्शन मिलेगा। मानो टेनेंट पे करता है ना तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पेड बोला है, सो आप लास्ट ईयर का अभी पे कर रहे हो या करंट ईयर का या फ्यूचर ईयर का जो भी है, अगर आप आज पेड कर रहे हो, आज प्रीवियस ईयर में, और वो ओनर असेसी अगर ओनर रहेगा और वो पे करा रहेगा तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। म्यूनसिपल टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू टू अराइव एट द नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनसिपल टैक्स जो है वो डिडक्ट होते हैं टू अराइव एट द नेट एनुअल वैल्यू। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी प्रॉपर्टी हम SOP और अनऑक्यूपाइड फॉर द होल प्रीवियस ईयर ट्रीट करते हैं तब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है उसकी लेस नील रहती है, और म्यूनसिपल टैक्स अगर हम पे करते हैं ना तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। नाउ व्हेन देयर इज़ द प्रॉपर्टी अगर डीम टू बी लेट आउट हो और SOP और अनऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए अगर हो और म्यूनसिपल टैक्स अगर पे करते हो तो उसका डिडक्शन जो है आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया सिचुएटेड है और टैक्स लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इज डिडक्टेबल। प्रॉपर्टी अगर आपके आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो वो कंट्री के ऊपर कंट्री जो भी टैक्स लगाती है उसकी जो भी अथॉरिटी है तो उसका डिडक्शन जो है आपको मिल जाएगा।